आवाज आ रही है? तुम्हारी नहीं आ रही। जी मुझे आ रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। उनका माइक म्यूट हुआ। ये माइक तो है, म्यूट हुआ हुआ उनका। जी मराद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तो मैं ये कह रहा था कि वीडियो ऑन करनी है या वीडियो ऑफ ही रखी हुई है? ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर एक्सप्रेशन हो जाएंगे सारे। अच्छा ठीक है। ये सारे में मेरे बेटे हैं ये। अस्सलाम जी सलाम वालेकुम। ये आजकल बस दाढ़ी बड़ी भी है, घर पे हूँ। गाड़ी जबरदस्त लग रही है, बिल्कुल अब तो ज्यादा अच्छी लग रही है। सेंटा क्लॉज वाली दाढ़ी है, सफेद बिल्कुल, राइट। ऑलराइट। पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है सेंटा क्लॉज की। टाइम लेट हो गया थोड़े। पीपल स्टार्ट कमिंग। देते हैं 2-3 मिनट इंशाल्लाह, देन वी कैन स्टार्ट। जी जी बिल्कुल। वीडियो से स्लो तो नहीं हो जाएगा अगर ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं, देख लेंगे फिर उसके बाद फिर वो कर देंगे। वो तो फिर अपनी अपनी बैंडविड्थ होती है ना सबकी। जी जी। वहाँ कैसा मौसम है आपकी तरफ, ठंडा है या? जी ठंडा। बर्फ हमारे यहाँ तो आज थोड़ी सी बर्फ अभी गिरी है, इतना ठंडा मौसम नहीं है, इट्स ओके। 34 में है, 30s में है हमारा। अच्छा, तो हाँ हम लोग भी 0 -1 कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी बस यही अब तो ये, हमारा तो चूंकि सेंटीग्रेड में होता है ना। अब तो यही चलेगा ये मुल्क। जी, हमारा 1 हुआ है इस वक्त, 1 डिग्री। हाँ आपका सेंटीग्रेड है, राइट राइट राइट। अस्सलाम वालेकुम साकिब वालेकुम बलूच। अस्सलाम। क्या हाल है साकिब? क्या हाल है मनात? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं वो चेक कर रहा था इस पे क्या एजेंडा या टॉपिक्स क्या थे आज के, कोई ऐसी लिस्ट है क्या इसमें? मैंने वो फ्लायर भेजा था। अच्छा It's like a grief related to the COVID. ओह आई सी, ओके।
साकिब साहब बस मैं डॉक्टर सलमान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस वो असल में स्लाइड्स वगैरह बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं कोशिश करता कि उनको स्लाइड के तौर पे प्रेजेंट करता, लेकिन यू नो थिंग्स आर जस्ट going in all directions. I am also dealing with some family emergency, so उसकी वजह से I just couldn't make the slides. Welcome, Salman Sahab. Thank you for the update. मैं वैसे I was just wondering कि क्या उसमें हो सकता है, that's why I was asking. मगर it's fine, yeah. So it's time में तो अगर जो भी ख्यालात का तबादला या कोई भी नया thought या कोई positive talk होती है तो I think that's very much appreciated. No problem, no problem. Eleven 4 हो गए क्योंकि सेशन छोटा है तो इंशाल्लाह we can start like in a minute or so. ठीक. And you can interchange the language because I think most of the people are like Urdu speaking. तो आपकी मर्जी है. जी वो दोनों लैंग्वेज, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो जरा उर्दू में बयान करना मुश्किल हो जाएंगी. जी जी. खालिस टर्मिनोलॉजी हो जाती है तो वो मिक्स बैक कर लेंगे. Inshallah. All right, so we can get started. I can just do the quick intro. So Assalamu alaikum warahmatullah. Rabbi Shali Sadri wa Salli Amri wa Ahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you everyone for joining. I requested Dr. Salman, he based in Toronto, to give us some tips and tricks, like a very general discussion, because you know we are like it's like 11th or 12 months in COVID, so you know we are dealing with so much anxiety, stress, as well as loss in some friends, family. In fact, I've been through with my brother. He passed away recently. So you know that's the background, and you know we just want to see that you know how the people respond to that. So we did like a 40-minute session for this one, and then if inshallah we need a follow-up, I was looking out for your feedback. So जब आप feedback देंगे तो inshallah we can have like a much more sessions inshallah in the coming days. So Salman bhai, floor is yours. जी शुक्रिया मलाद. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. मैं यहाँ पे मिल्टन टोरंटो एरिया में कनाडा में जो हूँ चाइल्ड एडोलेसेंट और एडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो दिन रात यही काम कर रहा हूँ आजकल. और आजकल कोविड की वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं. तो उसकी मुनासबत से व्हाट आई विल डू फर्स्ट इज आई विल गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ग्रीफ इज. तो कि ग्रीफ में इंसान जो है किस होती है. उसके बाद जो है वो आई विल टॉक अबाउट हाउ द ग्रीफ इज इम्पैक्टिंग ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, and then we will wrap it up with the do's and don'ts of the grief. When people are going through grief, what they need to do and what they don't need to do, and what others they need to do and they don't need to do in order to deal with the grief. So I'll start. So grief को अगर describe करें English उर्दू में, मैं चूंकि the terms will be, अगर कोई टर्म समझ में ना आए तो मुझसे आखिर में पूछ लीजिएगा. So the grief is usually जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं वो स्ट्रॉन्ग ओवरवेलमिंग इमोशनल रिएक्शन होता है टू अ हाईली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. अब ग्रीफ के अंदर जो है वो बहुत सी चीजें आ जाती हैं. आज चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो कोविड से रिलेटेड है और उसमें भी ये खास टॉपिक है कि जो लोग जो है हाउ दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन. सो my major concentration is going to be on this. लेकिन ग्रीफ जो है वो सदमा पहुंचना, परेशान हो जाना, अफसुर्दा हो जाना, ये बहुत सी चीजों में हो जाता है. आपकी नौकरी छूट गई है, आपकी कोई माशी परेशानी आ गई है, माशरती परेशानी आ गई है, कोई घरेलू परेशानी आ गई है. इनसे भी जो सदमे होते हैं उसमें भी आदमी
ग्रीफ से गुजरता है उसमें भी आदमी अफसुर्दा हो जाता है। लेकिन चूंकि आज का हमारा टॉपिक एक खास पहलू पे है तो मैं उसी पे रखूंगा, वरना तो ये 40 मिनट्स क्या 400 मिनट्स भी पूरे इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। So again, so grief is a strong, overwhelming emotional reaction to a highly unexpected situation like loss of a loved one or a loved one going through a terminal illness or a person going through a terminal illness. इसमें यूजुअली ये होता है कि लोग जो हैं वो बहुत बिल्कुल अपने आप को नम फील करते हैं, बिल्कुल जो है वो जज्बात जो है वो इंसान को बिल्कुल, जो उर्दू में कहते हैं कि वो पज़मुर्दा कर देते हैं, कि बिल्कुल वो सैड हो जाता है, वो उसको जो है कुछ समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल उसकी हर एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू डील विद everyday life. Even the basic life activities become very difficult to manage. तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। आप में से कुछ लोगों ने यकीनन पढ़ी भी होंगी, ये डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस ने डिफाइन की हैं। ये 5 स्टेजेस जो ग्रीफ की हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हर इंसान 1 2 3 4 5 से गुजरे। You can go through number 3 in the beginning and the number 1 will come later, or so they interchange, or you may miss out on one and just go to the second, third, fourth and fifth and you don't have one. So but how she described it is that what people go through when they have a loss of a loved one. So सबसे पहले जो है वो denial, इनकार करना, हकीकत से इनकार करना कि ऐसा हो सकता है, मेरा लव्ड वन कैसे जा सकता है, अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी बिल्कुल सही था, ये क्या हो गया अचानक। सो वी गो इनटू अ डिनायल, वी डोंट बिलीव। आप लोगों ने खुद भी यकीनन इसको देखा होगा मुख्तलिफ इंसानियात में कि लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए, लोग कुछ भी उनको बताते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। So this denial is not a bad thing. ये डिनाइल करता क्या है कि ये जो एकदम से जो हमको सदमा पहुंचा है, एकदम से जो हमको ये शॉक लगा है, उसकी इंटेंसिटी को, उसके इमोशनल पेन को मिनिमाइज कर देता है। ये थोड़ी देर के लिए इंसान को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करता है रियलिटी के साथ। तो उससे होता ये है कि लोगों को ये जो पेन है, इमोशनल पेन है, इससे डील करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। व्हेन यू लूज समबडी, जस्ट यू फील लाइक यू आर गोइंग टू लूज इट। तो उस लूजनिंग को रोकने के लिए ये डिनाइल आपके काम ही आता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। दिस डिनाइल कैन टेक, for someone it can be a half an hour, for someone it can be 5 minutes, and for some people it can be days. It all depends on the amount of shock somebody is feeling and the type of relationship they have with that loved one. After we go through the denial phase, usually we feel anger. आप लोगों ने यकीनन देखा होगा, मैंने भी देखा है इस चीज को, लोग अस्पताल लेके जाते हैं लोगों को, वहां पे डेथ हो जाती है, and then we have seen how people have reacted to death. There are people who will really become angry and will even resort to violence, and start to scream and yell at doctors or other people who are there that because of you this has happened, otherwise the guy was completely fine before we brought him or her in. तो ये एंगर, ज्यादातर ये वायलेंस का एस्पेक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर उमूमन ये देखा गया है कि लोग गुस्से में आ जाते हैं। बाज लोग जो है वो बहुत ज्यादा जज्बात का इजहार करते हैं। Again, this anger is not a bad thing until it crosses a line, like we talked about engaging in violent behavior or something like that. Then that is a detrimental aspect. लेकिन overall, anger जो है वो natural reaction है। आपकी कोई चीज खो जाती है, हमें उस पर गुस्सा आ जाता है, जबकि वो चीज रिप्लेस भी हो सकती है, वो चीज हमें ढूंढने से मिल भी सकती है।
ये लॉस ऐसा है कि ये परमानेंट लॉस है, ऐसा नहीं है कि कल जाकर वापस ले आएंगे, एक और खरीद के ले आएंगे या कहीं और से मिल जाएगा. दिस इज अ परमानेंट लॉस, and that anger comes out. That anger also helps us in channelizing our emotions, and it also allows us to convey our emotions without being judged by others. जो दूसरे देख रहे हैं वो भी आपको जज नहीं करते. आप वैसे अगर कहीं पे किसी जगह बाहर खड़े होकर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो लोग कहेंगे कैसा आदमी है, क्या कर रहा है ये. लेकिन इन मौकों पे, इन मौकों पे लोग टाइम देते हैं, लोग स्पेस देते हैं लोगों को कि ठीक है निकालने दो भाई, बस मॉनिटर करो, देखते रहो, कोई मसला ना हो जाए, बट लेट देम डू इट. तो without being judged, you are able to convey your message that how much pain and hurt you are going through. So this also help us. The only downside of the anger is if it gets prolonged. So the issue becomes where people usually then try to leave the person alone. कहते भाई इनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, जरा इनको अलग वहां दूसरे कमरे में कर दो, इनको जरा थोड़ी दूर बैठे रहने दो, या ज्यादा लोगों में आएंगे तो इनको बहुत ज्यादा वो हो रहा है. उससे ये एक डाउन साइड होता है कि then suddenly you are left alone in your own thoughts, और आपके इर्द गिर्द जरा सपोर्ट कम हो जाती है. लेकिन overall anger is another emotional reaction which is as normal as it can be when somebody loses a loved one. After the anger, the third reaction, usually it is called bargaining. Now bargaining is usually not seen too much of a time after a loved one passes away. Usually bargaining happens when the loved one is either terminally ill or going in that direction. तो हम लोग जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं शुरू कर देते हैं, या जो लोग अल्लाह ताला में बिलीव नहीं करते वो हायर पावर से एक दुआ शुरू कर देते हैं कि एक चांस मिल जाए तो हम ऐसा कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम गुस्से से बात नहीं करेंगे, अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे, मैंने इतना ज्यादा उनको तकलीफ दी है तो मैं अब तकलीफ नहीं दूंगा. यानी इस किस्म की बार्गेनिंग जो है वो हम शुरू कर देते हैं. मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें even though the person has passed away but people were still going through कि I'm praying to God that somehow the other a miracle happens and the person comes back and I will do everything according to the God's will. So it happens, the bargaining also happens even after passing away. The major point in bargaining is this is the point where we as a human being, we realize that no matter how big I am in this world, I am a human. And the immense burden of humanness comes over us. It takes over us that I am helpless. I cannot do anything. I cannot change anything. I cannot stop this process. I cannot bring anybody back. I am helpless. I am lost. We are so aware of us being इंसान. हम human हैं, हम इंसान हैं, और हम जितने बड़े भी हों, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है. तो कुछ ना कुछ ले दे के अगर कुछ काम हो जाए तो भैया अब यही करके देख लेते हैं, शायद कुछ लेने देने से कुछ काम बन जाए यहाँ पर, क्योंकि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है. So this is the third stage, the bargaining stage happens. जब ये डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, ये तीनों स्टेजेस गुजर गई, सारी चीजें फेल हो गई, अब रियलिटी सिंक करती है. अब ये रियलिटी किसी को उस एक ही दिन में सिंक कर जाती है, किसी को 5 दिन में सिंक करती है, किसी को 10 दिन लग जाते हैं, किसी को 1 महीना लग जाता है. इट ऑल डिपेंड्स अगेन what was your relationship and how you got impacted. तो डिप्रेशन की चौथी स्टेज आती है. इस स्टेज में फाइनली इंसान को हिट होता है कि जो होना था वो तो हो गया, और मैंने लड़ाई भी कर ली, मैंने इनकार भी कर दिया, मैंने गुस्सा भी कर दिया, मैंने लेने देने के मामलात भी कर लिए, लेकिन उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ.
अब मैं ये हकीकत नुमाया हो गई है. द रियलिटी इज I have lost my loved one permanently, and this loved one is never going to come back. And when this hit you, then you start to feel like, oh my God, ये क्या हो गया. तो उसमें फिर आदमी जो है वो सेल्फ आइसोलेट करना शुरू करता है अपने आप को. खाने पीने का होश नहीं रहता है, अपने लोगों से मिलना जुलना, अगर कोई मिलने भी आ रहा है, ताजियत करने आ रहा है, तो नहीं भाई मुझे नहीं मिलना है, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए. अपनी हालत का ख्याल नहीं रखता है, नहाने धोने से गुरेज करने लगता है. वो आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कि लोग कह रहे हैं अब जिंदगी का क्या फायदा, मैं तो इतना, मेरी वालदा चली गई, मेरे वालिद चले गए, मेरा बेटा चला गया, भाई जो भी है, अब मेरा जिंदगी इधर रहने का क्या फायदा है, मुझे भी उनके साथ ही चला जाना चाहिए, अब मैं यहाँ क्या करूंगा रह के. ये आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा लोगों को इस तरह से बात करते हुए. दिस इज दैट डिप्रेसिव फेज वेयर द रियलिटी स्टार्ट्स टू सिंक इन. और लोग उसके अंदर जो है वो ये फेज कैन लास्ट अगेन. फॉर some people it can be few days, for others can be 2 weeks, and I know that there are people who continue to go through this depressive phase 6 months, 8 months, 10 months. I have patients right now. I have Pakistani, हमारे पाकिस्तानी है, दो हमारे मेरे पेशेंट हैं, दोनों फीमेल हैं, और दोनों के हस्बैंड्स की डेथ हो गई है. एक को 1.5 साल हो गया, एक को 1 साल होने को आ रहा है. देयर इज नो रिलीफ. उनको थेरेपी भी करवा दी है, उनको दवाइयां भी दे के देख लिया है. देयर इज नो रिलीफ. वो अभी भी दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं, अभी भी वो इन चारों स्टेजेस से हर रोज गुजर रही होती है. डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, और ये घूम रहा है उनके. एंड एक को 1 साल हो गया, एक को 1.5 साल हो गया. They are just now stuck in these 4 stages. इसके बाद जो स्टेज होती है वो फाइनल स्टेज होती है, जिसको एक्सेप्टेंस कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये 2 पेशेंट्स जो हैं, they are unable to reach that stage. They are just going around it. एक्सेप्टेंस स्टेज के अंदर फाइनली जो है वो as the time passes, the person starts to realize कि this is it. This is the reality. I've lost my loved one. Now I have 2 options. Either I continue to stay on the negative side, or I start to go back towards my regular life, which is required of me. हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका एक बड़ा असर होता है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सारी पाकिस्तानी है. तो आई एम जस्ट एडिंग लिटिल बिट ऑफ दैट एस्पेक्ट. अगर ये दूसरी टाइप की ऑडियंस होती तो मैं मजहब को उसमें बीच में नहीं लाता, लेकिन चूंकि हम लोग सब पाकिस्तानी ही है ज्यादातर यहाँ पर, जहां तक मेरा ख्याल है, राइट मलाद भाई. तो आई एम जस्ट लिटिल बिट पुटिंग दैट मजहबी एस्पेक्ट के हमारा रिलीजन भी इसी को वो करता है कि आफ्टर लिटिल व्हाइल you start to get towards the life and you start to look at your responsibilities and everything. So acceptance phase में हम realize करते हैं कि this is the reality, this is what has happened. Now I have left with good memories, bad memories, all kind of memories of the loved one who has departed. And my responsibility is to try to remember the best aspect of my सलमान भाई आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट. अच्छा जी, आई म्यूट. तो इसके अंदर जो है, एम आई बैक जी, ओके. सो इसके अंदर फिर इंसान जो है वो ही फील्स के आई नीड टू थिंक मोर इन द पॉजिटिव टर्म. जो लव्ड वन चला गया है तो उनकी अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें करना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ वी स्टार्ट टू गो बैक. एंड द पेन, द इमोशनल पेन स्टार्ट्स टू गेट मिनिमाइज्ड. और फिर वो एक ऐसी स्टेज आती है कि फिर वो खास मौके आते हैं, या कोई अच्छी चीज घर में हो रही है, या कोई वाकया हो रहा है, कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा याद आती है. आदमी दोबारा से उस गम की तरफ चला जाता है थोड़ी देर के लिए. But you start to move on in the right direction and you start to go in the
पॉजिटिव डायरेक्शन, और अच्छी यादों के साथ इंसान इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देन वी मूव ऑन। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं जो मैंने ये डिस्क्राइब की हैं। अब चाहे तो यहाँ पे अगर किसी को कोई सवाल है तो वो इस पे यहाँ पे सवाल कर लें, या आई कैन कंटिन्यू एंड वी कैन देन गो इन द एंड एंड पीपल कैन कमेंट और आस्क एनीथिंग। आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम। अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी मिड सेशन में कर लें, फिर ताकि वी कैन रैप अप। या सिंस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा देर से शुरू किया तो 5 चीजों का जो है आप उनके जब टाइटल बता दें कौन से 5 चीजें हैं। जी, तो पहली चीज है डिनायल, इनकार करना जी कि ये हादसा हो गया है, ये लॉस हो गया है, ये चीज, तो वो डिनायल है। ये जी। हमें एक फायदा देती है, वो जो इमोशनल जो शॉक होता है उसको झेलने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देती है हमको, कि हम उस सब्र आ जाए, थोड़ा सा हम संभल जाएं। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है एंगर, गुस्सा आ जाता है। मैंने मिसाल दी थी कि लोगों को देखा है कि वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, बार दफा वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये गुस्सा, उसका रिएक्शन जो है, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। तीसरा ये कि बार्गेनिंग, बहुत से लोग, वैसे तो बार्गेनिंग उस वक्त होती है कि जब आदमी बहुत शदीद बीमार होता है और अब अंदाजा हो रहा होता है कि ये नहीं सरवाइव कर सकेंगे, तो लोग अल्लाह ताला से जो है वो बार्गेनिंग करने लगते हैं कि इनको ठीक कर दे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा। तो वो बार्गेनिंग लोग करते हैं। इवन कि आफ्टर द लॉस मैंने देखा है अपने पेशेंट्स के साथ कि वो स्टिल डूइंग बार्गेनिंग विद अल्लाह ताला के कोई मिरेकल कर दे और उनको वापस ले आए। तो ये तीसरी स्टेज बार्गेनिंग होती है। चौथी डिप्रेशन, कि जब ये तीनों स्टेज फेल हो गई, सब कुछ गुजर गया, तो फिर इंसान को हकीकत होती है कि नहीं ये हो चुका है, तो फिर वो आदमी को हिट करती है और वो अफसुर्दा हो जाता है, अपना ख्याल नहीं रखता, थोड़े दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट होने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है, नहाना धोना छोड़ देता है, लोगों से मिलना बात करना छोड़ देता है। ये चौथी स्टेज डिप्रेशन होती है। और फिर पांचवी जो है वो एक्सेप्टेंस होती है, कि फाइनली यू रियलाइज इट, और फिर वो पेन मिनिमाइज होता जाता है, और फिर इंसान अपना पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और अच्छी यादें जो है वो उसके जहन में वो रखने की कोशिश करता है, बुरी यादों को और पेन को जो है वो निगेट करना शुरू करता है। सलमान भाई, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो प्रीकास्टिनेशन आती है वो किस स्टेज में होती है, कि भाई इस डिजीज से नहीं मरे, जो स्टिग्मा है आजकल जैसे कोविड का, जी, तो ये एक बड़ा एक होता है कि नहीं कोविड से नहीं हुआ, हार्ट फेलियर था, किडनी फेलियर था, तो ये इसका क्या रेमेडी है इसकी? इसकी भी आप इसको, ये डिनाइल की फॉर्म है, राइट। देखिए कोविड जो है वो, उसको एक्सेप्ट करना कि एक अच्छा भला आदमी, तंदुरुस्त आदमी, ये इस अनदेखे वायरस से कैसे चला गया, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, कुछ और हुआ है इसके साथ जिसकी वजह से ये हुआ है। तो वो एक इंसान अपने आप को बहलाने के लिए कि यार इतनी छोटी चीज से मैं कैसे मान लूं कि इस छोटी सी चीज ने जो है वो ये कर दिया। अच्छा, ये अलग बात है कि अगर कोविड से, जिसको कोविड हो रहा है, खुदा ना खास्ता उसको जो है वो बहुत सीवियर चीज हो रही है, तो फिर भी आदमी कह सकता है कि हाँ भाई, जो जो इससे गुजर रहा है भैया, वो तो बड़ी, देखने में ये आ रहा है कि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि कोविड हुआ उनको, और होके भी गुजर गया। तो अब वो मेरे रिश्तेदार को और मेरे चाहने वाले के साथ कैसे कोविड ये कर सकता है? तो ये कोविड नहीं है, कुछ और भी साथ में हुआ है। लगता है डॉक्टर ने भी कुछ गलत इंजेक्शन लगा दिया है, वो कुछ गलत दवाइयां डाल दी है, या बर वक्त दवा नहीं दी है, या ऑक्सीजन मास्क सही नहीं लगाया हुआ था। वी विल फाइंड अनदर रीजन, बिकॉज ये अनदेखी चीज से कैसे इंसान चला गया, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं हुई। कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, या एक हफ्ते पहले तो बिल्कुल तंदुरुस्त 25 साल का आदमी था, या 16 साल का लड़का था, कैसे चला गया कोविड के साथ? तो ये एक डिनाइल ही की फॉर्म है। और फिर वो आदमी उस पर प्रोक्रेस्टिनेट करता है, सोचे जाता है, सोचे जाता है, सोचे जाता है बार बार। उसकी रेमेडी जो है, जितना आप अपने आप को फोर्स करेंगे कि नहीं 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 ये कोविड से ही हुआ है, नहीं ये क्यों मैं सोच रहा हूं ऐसा, वो उतना ही आपको परेशान करेगा। सबसे बेहतरीन रेमेडी इस चीज की ये है, गो विद द फ्लो। आपके आ रही है ये जहन में सोच, आने दीजिए, जाने दीजिए इसको, आई है तो चली भी जाएगी।
उसके साथ ही चलते रहें। वो एक दिन आपको ये सोच देगी, 2 दिन आपको सोच देगी, 5 दिन देगी, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है वो आपको इट विल फाइनली विल गो। द मोर यू फाइट विथ इट, द मोर इट विल स्टिक अराउंड। तो अब आगे अगर चले, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें? जी जी जी, तो कोविड के अंदर जो है, अब अगर कोविड के अंदर आ जाए तो कोविड में ग्रीफ का मसला जरा बड़ा है। मसला ये है कि हम जैसे ये एक आम हालात में किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, किसी के यहाँ लव्ड वन का लॉस हो जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर फैमिली है या उसके साथ रिलेटेड 15-20 फैमिलीज हैं जो कि ग्रीफ प्रोसेस से जा रही हैं। कोविड इज अ पेंडेमिक। हम अपने गम से तो अलग ही झेल रहे हैं, बाकी दुनिया का गम भी हमारे सामने आए चला जा रहा है। तो पेंडेमिक में होता यह है कि एक तरफ तो हौसला भी मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, दुनिया जो है इससे गुजर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान बर्डन भी फील करता है कि यार मैं अपने दुख को पहले रहूं या ये पड़ोसी के दुख को रहूं या अपने दूर के जानने वाले के दुख को रहूं, तो जहां मैं देख रहा हूं वहां पे यही कुछ हो रहा है। तो ये बर्डन जो है वो मल्टीप्लाई कर लें आप 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, व्हाटएवर, कि ये प्रेशर जो है पेंडेमिक में ये चीज जब होती है तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज बर्डन। वो लिमिटेड नहीं है, इट इज आपको हर, और आजकल के दौर में तो वैसे भी जहां पे कि आप एक बटन दबाएं तो वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास एवरी सेकंड आ रही है। यू जस्ट डोंट गेट टाइम टू मोर्न योर ओन लॉस। आज आप अपना ही सोच रहे होते हैं तो किसी और जानने वाले का पता चल गया, अब उधर जहन चला गया। तो ये चीज जो है वो नुकसानदेह भी है। जहां हौसला मिलता है वहां नुकसान भी है। तो इसके अंदर जो है वो अब ग्रीफ, पेंडेमिक हो या कोई इस तरह के बड़े जो हादसा होते हैं या कोई चीज चल रही हो, किसी इलाके में कोई बीमारी चल रही हो, उसमें एक तो नॉर्मल ग्रीफ होता है कि इंसान लॉस्ट कर गया लव्ड वन, और फिर वो नॉर्मल जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं उससे गुजर रहा है। पेंडेमिक या इस तरह की सिचुएशन में एक एंटीसिपेटोरी ग्रीफ होता है, यानी आप एंटीसिपेट कर रहे हैं ग्रीफ को। अब इसमें इसका मकसद मतलब क्या है कि कोविड किसी को डायग्नोस हुआ, अब वो आप उसको देख रहे हैं कि वो स्टेजेस से गुजर रहा है। अब अगर वो अच्छा हो गया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक स्टेज एक के बाद एक वो वर्सनिंग की तरफ जा रही है कंडीशन, तो अब आपका ग्रीफ स्टार्ट हो चुका है। आपके खौफ, आपका सारा वो स्टार्ट हो गया कि यार ये तो सही सिमत में नहीं जा रही ये चीज, तो ये किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो अब आपका ग्रीफ, आप एंटीसिपेट कर रहे हैं अपने ग्रीफ को, और वो ग्रीफ चलना शुरू हो गया है इवन दो कि अभी आउटकम नहीं मिला है। तो ये इस सिचुएशन में लोग एंटीसिपेट अब बहुत करने लगे हैं। जैसी कोविड का किसी को डायग्नोसिस होता है वो खौफ तारी हो जाता है, इंसान का जहन जाना शुरू हो जाता है कि मैं क्या करूंगा, ये अगर चला गया, मैं इसके बगैर क्या करूंगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, आप समझ रहे हैं। तो वो खौफ और वो तो ग्रीफ आप एंटीसिपेट करना शुरू कर देते हैं। हम वर्स्ट आउटकम को सोचना शुरू कर देते हैं, नॉट द लीस्ट आउटकम। वो फौरन जहन जाता है कि अरे हाँ वो तो पड़ोस में भी तो देखो ना, उनको भी 10 दिन पहले हुआ था, अब चले गए, तो ये तो अब मेरे भी लव्ड वन के साथ यही होने वाला है, और मैं इस अजियत से गुजरूंगा पूरी जिस तरह वो गुजरे थे। तो ये एंटीसिपेटोरी ग्रीफ का कॉन्सेप्ट जो है ये पेंडेमिक वगैरह में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपकी चारों तरफ यही कुछ हो रहा है। फिर एक नॉर्मल ग्रीफ तो होता है जिसकी हमने बात कर ली है। अब यही जो एक क्वेश्चन आया है कि कैन पीपल विल गेट द पीटीएसडी आल्सो पार्ट ऑफ दैट? जी बिल्कुल, ये हो सकता है, पीटीएसडी हो सकता है, और इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ लेकिन लंबी बात हो जाएगी। पीटीएसडी इस वजह से डेवलप हो सकता है अगर आप जो है उस सदमे को आपने देखा है, आपने खुली आंखों से देखा है, आपके सामने हो रहा है, और अब आप जो है वो उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। तो पहले तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। अगर वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 2 महीने कह लें, अगर उससे ज्यादा हो जाए और आपको जो है वो नींद नहीं आ रही है, आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, आपको फ्लैशबैक्स हो रहे हैं कि आपके सामने जैसे फिल्म चल रही है, आप जागे में और आपके सामने फिल्म चल रही है कि आप वो होते हुए बार बार देख रहे हैं, तो फ्लैशबैक्स होते हैं।
और ये कि आप बहुत ही हर वक्त जो है वो जंपी हो रहे हैं, तो फिर अगर ये 2-3 महीने में ये चीज ठीक नहीं हुई है तो फिर ये PTSD के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, और हुए हैं लोगों को। 1-2 केसेस मेरे पास आए हैं जिनके के लव्ड वन इससे गुजरे हैं, अब वो PTSD की शिकायत कर रहे हैं, उनको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। लेकिन ज्यादातर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ ज्यादा हो रहा है लोगों में बनिस्बत के PTSD। और कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ ये है कि एक तो नॉर्मल ग्रीफ था जो मैंने बताया कि आप थोड़े अरसे के अंदर जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, अब आप इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं, अब आप अटक गए हैं। जिसे वो मैंने 2 पेशेंट्स की मिसाल दी कि 1.25 साल और 1.5 साल हो गए, साल और 1.5 साल के, अब वो एक्सेप्टेंस आके ही नहीं दे रही है और वो किसी काम के काबिल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती हैं वो दोनों पेशेंट जो है। ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहलाता है कि यू आर। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं साद सलीम बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, मलाहत हुसैन कुरैशी का भतीजा। मेरा भी रिसेंटली फादर की डेथ हुई थी, मोहम्मद सलीम की। तो जी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को, उसने भी मुझे PTSD ही डायग्नोज किया। अब उन्होंने जो है ना मुझे उसकी मेडिसिन दी है, तो क्या वो मेरे लिए मेडिसिन लेना सही है या गलत? मतलब मैं या ये खुद ब ऐसा खुद क्योर करता हो हूँ जाएगा? कि जी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक काम ये करते हैं कि ये सेशन खत्म हो जाए तो फिर मैं मलात भाई से कहता हूँ कि आपके साथ मुझे कनेक्ट कर लें, एंड देन जी। वी कैन डिस्कस योर पर्सनल थिंग इन ओके, प्राइवेसी। हाउ ओके। अबाउट दैट? जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ ये होता है कि अब आपका ग्रीफ खत्म नहीं हो रहा और आप जो है यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड यू आर अनएबल टू रीच द एक्सेप्टेंस फेज। कितना टाइम रह गया है मलाद भाई, तो मैं उसी लिहाज से पेश करूं। सलमान भाई अभी इसमें तो 5 मिनट है, लेकिन हम अगर लाइन कट हो जाए तो इस पे दोबारा डायल इन इसी लिंक पे कर लेंगे जो लोग, तो फिर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। चले ठीक है, क्योंकि वो फिर वो मैं डूज एंड डोंट्स को जो है वो कवर कर जी, लूंगा ना। जी। चले ठीक है। तो अच्छा, एक ये होता है कि बाज लोग डिले करते हैं अपने ग्रीफ को। वो होता ये है कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो तदफीन का भी इंतजाम कर रहे हैं और दूसरों को भी दिलासे दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है वो कोई इमोशन नहीं शो कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि बस अपने आप को जो है उन्होंने बंद कर लिया है और बस वो जो है वो अपना डिले कर देते हैं अपने ग्रीफ को, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको ग्रीफ हिट करता है। कुछ लोग जो है वो ग्रीफ को बहुत ही ज्यादा दबा देते हैं और अपना जो है वो नौकरी पे भी अगले दिन से जा रहे हैं और सारे घर के काम भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। वो ये इनहिबिटेड ग्रीफ होता है। तो इसमें जो है ये भी जो है ये थोड़े अरसे के बाद ये फिजिकली लोगों को एग्जॉस्ट कर देता है और फिर वो फिजिकली बीमार हो जाते हैं, जिसमें उनको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, तो माइग्रेन हो रहा है, तो नोजिया हो रहा है, तो वॉमिटिंग हो रहा है आउट ऑफ नोवेयर, और उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया, ये तबीयत क्यों खराब हो रही है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोसेस से गुजरे ही नहीं, सब कुछ बंद करके बैठ गए थे वो। तो ये जो है, तो इस तरह की ये ग्रीफ के जो है ये हम देख रहे हैं कि ये लोगों के अंदर ये कोविड के खास तौर पे टाइम में ये चीजें बहुत नजर आ रही हैं ऊपर नीचे, कि कुछ लोग बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को शो कर रहे हैं कि आई एम फाइन व्हेन दे आर नॉट, बट दे आर स्केयर्ड टू डील विद द प्रोसेस। तो कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए और वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में चले गए हैं। एंटीसिपेटोरी ग्रीफ वो अलग चल रहा है लोगों को, और नॉर्मल ग्रीफ भी बहुत से लोग गुजर रहे हैं। अब आप जैसे गुजर रहे हैं मलात, आप जो है वो एक, मैं कहूंगा कि आप जो है वो नॉर्मल ग्रीफ से ही गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया या कुछ सुनाई ऐसा नहीं दिया। आपसे काफी बातचीत भी रही है बीच में कि जिसमें मुझे ये ऐसा लगे कि आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की तरफ जा रहे हैं। यू आर पेसिंग स्लोली एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। आपको यकीनन चीजें हिट कर रही होंगी बाज दफा, राइट? सो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो this is how the grief is working out during this pandemic right now. अब क्या रोक के वो कर लें या आई कैन कंटिन्यू एंड देन? नो, यू कैन कंटिन्यू। वो तो अगर लाइन ड्रॉप होती है तो जो लोग हैं इसी लिंक को दोबारा यूज करके डायल इन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये डूज एंड ये फाइनल जो रैप अप हुआ है, तो डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रीफ के अंदर ये कहूंगा मैं कि सबसे पहले डोंट कर लेते हैं, इसलिए कि डोंट जो है वो लोग उसको जो है वो तवज्जो नहीं देते। तो डोंट के अंदर जो है वो आपको ये कि डोंट डिनाई योर इमोशंस।
जो मैंने अभी बात की कि लोग जो है बिल्कुल ऐसे अपने आप को जाहिर करते हैं जैसे बिल्कुल ठीक ठाक है। नो, डोंट डिनाई योर इमोशन। लोग ये समझते हैं कि अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं मुझे आंसू निकलेंगे, लोग देखेंगे तो लोग मुझे वीक समझेंगे, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं अकेला कहीं जाके रो लूंगा लेकिन घर वालों के सामने नहीं रोऊंगा। तो डोंट डू दैट। लेट योर इमोशंस कम आउट व्हेन दे वांट टू कम आउट। उनको रोके नहीं अपने इमोशंस को। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका एक्सपीरियंस आपके घर वालों जैसा होगा। जितने घर में लोग हैं हर एक का एक्सपीरियंस हर एक से मुख्तलिफ होगा। मैंने ये तक देखे हैं लोग जो डेथ घर में हुई है और एक फैमिली मेंबर जो है वो बाहर बैठा अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है और बोल रहा है और लोग हैरान देख रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं कि देखो जरा इसको तो कोई एहसास ही नहीं। वो उसी तरह अपने ग्रीफ को डील कर रहा है। वो तो अगर रोना शुरू हो गया तो उसकी तो तबीयत ना खराब हो जाए। तो डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक का एक्सपीरियंस एक जैसा होगा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से अपना ग्रीफ जो है वो डील करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस। अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों से। वहां पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही है कि अच्छा वो ज्यादा जोर से रो रहा है तो मैं जरा अपना डेसिबल बढ़ा दूं दो और, ताकि लोगों को पता चले कि मुझे ज्यादा अफसोस हो रहा है। ये ना करें। अपने इमोशंस को अपने तरह से डील करें और अपने एक्सपीरियंस को खुद से डील करें। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मुझे बस एक हफ्ते में ठीक होना है, उसके बाद तो बाकी सारी चीजें करनी है। नहीं, गो विद द फ्लो। आपको एक हफ्ता लगता है, वेल एंड गुड। किसी को घर में 2 हफ्ता लग रहा है, उसको 2 हफ्ते दें। उसको भी ना कहें कि भाई अब हफ्ता हो गया, खड़े हो जाओ यार, बस बहुत हो गया। लेट देम गो थ्रू देयर टाइम फ्रेम। हर एक का अपना टाइम फ्रेम होगा। डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। आपको परेशानी आएगी, आपको किसी दिन बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की और किसी दिन आप बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे। अगेन गो विद द फ्लो। ये फोर्स ना करें अपने आप को। फोर्स ना करें कि नहीं उठो, शेव करो, नौकरी पे जाओ, चाहे वो आप बिल्कुल हालत ऐसी है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। डोंट डू दैट। टाइम दें अपने आप को। उसके अंदर इसके अंदर यानी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैंने देखा है कि जब वो किसी के घर में ये इस तरह के होता है तो मैंने देखा है कि लोग जो है वो किसी को जो है वो जबरदस्ती खाना खिलाने के चक्कर में 15 लोग बैठे हुए, एक जो निवाला खा लो, 2। अरे यार कुछ नहीं होगा अगर उन्होंने एक निवाला, क्या वो उन्होंने 3 वक्त का भी खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए उनको। लेकिन वो लोग भी प्रेशर फील करते हैं। और मैंने ये लोगों से बात की है तो जो बेचारा बिलीव्ड है वो बताता है कि यार मुझे मैंने ये फील किया कि अगर मैं खाना शुरू कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि जरा देखो आराम से 3 रोटियां खा गए तो कोई अफसोस ही नहीं है। और जो खिलाने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कहते हैं कि बाद में ये होगा कि अरे देखो कैसे लोग थे वहां दूर बैठे हुए थे, किसी ने आके पूछा तक नहीं मुझसे। तो हर कोई अपने अंदाज से मुख्तलिफ सोच रहा है। प्रेशर एक फील कर रहा है। वो ये फील कर रहा है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो लोग कहेंगे कि इसको अफसोस नहीं है। और जो खिलाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो लोग बाद में कहेंगे कि कैसे भाई बहन थे कि पूछा तक नहीं अपने भाई को, एक कोने में बैठा हुआ था। तो दिस डोंट डू दैट। जस्ट गो विद द फ्लो। एक्सपीरियंस योर ओन थिंग्स। आप इसके अंदर अब आप आ जाए कि आपने डू क्या करना है। अच्छा, एक और चीज, घर की सफाइयां सुथराइयां चीजें कि लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, जुलने आ रहे हैं, उसकी फिक्र ना करें। घर थोड़ा सा अगर गंदा भी है तो कोई बात नहीं है। किसी को आपको जज करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। मैंने देखा है कि लोग जो है वो घरों की सफाइयां शुरू कर देते हैं कि अरे अभी वो आने वाले हैं, अभी फलाना आने वाले हैं। वो बेचारे अपने गम छोड़ के जो है वो घर की सफाई कर रहे होते हैं और बार दफा कबाब भी तल के घर में रख रहे होते हैं। तो ना करें ये सब कुछ। जो ताजियत के लिए आ रहा है उसको समझना चाहिए। और डोंट शेयर योर फीलिंग्स विथ समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट। किसी के साथ अपनी फीलिंग्स उस आदमी के साथ शेयर ना करें जिनको आपको पता है कि इन्होंने आगे जाकर जो है इसको एक गॉसिप बना देना है। उन्हीं लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करें जो आपको समझ रहे हैं, जो आपके दर्द को समझ रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। उनके साथ ही अपनी फीलिंग
शेयर करें। दूसरे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि प्लीज डोंट आस्क फॉर डिटेल्स। जो बेचारा सफर कर रहा है उससे पूरी तफसीलात ना पूछें, आप किसी और से पूछ लें जिनको मालूम है, लेकिन बेचारे के साथ बैठ के और उनको जो है वो तकलीफ देना, उसी इंसान को बार बार रिपीट करवाना कि हुआ क्या है। आपको पता चल जाएगा, 1 घंटे में पता चल जाएगा, 2 घंटे में पता चल जाएगा। दूसरी चीज मैं लोगों को ये कहता हूं, डोंट गिव योर एक्सपीरियंस एट दैट टाइम और डोंट शेयर अदर पीपल्स डेथ एंड डाइंग विद द बेरीव्ड। ये हमारे यहाँ बहुत देखने में आता है कि अरे जी बहुत अफसोस हुआ, अरे हाँ वो तो देखे ना, वो हमारे जो पड़ोस में थे उनके यहाँ तो 2 अमवात हुई है। तो यानी ये बताना कि अरे भाई आपके यहाँ तो एक ही हुई है, आप इतने गमगीन है, वो तो बेचारे 2 से डील कर रहे हैं, यार आप समझ जाएं आप। यानी तो इट इज लाइक डोंट डू दिस भाई, डोंट शेयर दीज थिंग्स विद द बेरीव्ड। अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कंधे पे हाथ रख के खामोश बैठे रहें, कोई बात नहीं होगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप कुछ, आपके जहन में कुछ नहीं है तो खामोश रहें। खामोशी बहुत बड़ा मरहम है, रादर देन कि आप बोलें और इस तरह बात करें लोगों को। जस्ट बी अवेलेबल फॉर योर लव्ड वन, जस्ट बी अवेलेबल देयर। आप उनके साथ बस, चाहे फोन पे अवेलेबल हो, आपके लव्ड वन को ये पता हो कि ये मेरे भाई मौजूद हैं, चाहे मेरे साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन इनको मैं किसी बार फोन कर सकता हूं, इनसे मैं किसी बार बात कर सकता हूं, इनको मैं अपना गम बता सकता हूं। कोई अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दें। अगर कोई रो रहा है तो उसको मना ना करें रोने से, अरे इस तरह मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। यार उसने आपसे तो नहीं पूछा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, मुझे रोने दीजिए। ना बोलिए उसको कि मत रो कि तबीयत खराब हो जाएगी, मत रो कि बच्चों को हो जाएगा। आप कुछ ना बोले, इस तरह की अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दे। हाँ, अगर वो आदमी पूछे कि मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूं, क्या ये सही रवैया है, फिर आप वहां पे बोल सकते हैं कि देखो इस तरह से ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन बेहतर रवैया ये है। लेकिन अगर वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है तो प्लीज अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दे लोगों को। अब डूज के अंदर आ जाइए। तो डूज में ये है कि जो पर्सन है एक्नॉलेज करे कि मैं इस गम से गुजर रहा हूं, मैं इस ग्रीफ प्रोसेस से गुजर रहा हूं। आप फाइट ना करें अपने इमोशंस के साथ, फील करें अपनी फीलिंग्स को। अगर अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं उनको भी फील करें, और नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं उनको भी फील करें। डोंट अवॉइड। ये नहीं है कि अगर आपके पास बच्चा दौड़ता हुआ आया है, वो आके मुस्कुरा रहा है, तो आप उसको जो है वो घूरना शुरू कर दें कि नहीं मैं तो मुस्कुरा नहीं सकता इनके सामने। आप मुस्कुरा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो बच्चे को देख के आपको मुस्कुराहट आ रही है तो इट्स ओके टू स्माइल, जबकि आप ग्रीफ कर रहे हैं। allow yourself to do what you feel like doing. अब कुछ करें अपनी प्रोसेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए। बहुत से लोग चीजों को लिखते हैं कि अपने जज्बात को लिख लें, टहलने के लिए निकल जाएं और लंबी सांसें लें। लंबी सांसें लेने से बार दफा लोगों को महसूस होता है जैसे उनका ये ग्रीफ बाहर आ रहा है। तो जो चीज आपको हेल्प करती है उसको आप इख्तियार करें, उससे फायदा होता है इंसान को, उससे सब्र आता है। अच्छा, हम जो है वो कोई भी बात होती है, कुछ मसला होता है, तो बार दफा हम लोग जो है वो अपना बहुत अगर अफसुर्दा है किसी बात की वजह से, तो हम कोई ना कोई इंटेलिजेंस में पड़ जाते हैं। कोई आइसक्रीम खाने लगता है तो कोई जो है कुछ और खाना पीना शुरू कर देता है। अगर आप इस गम के अंदर हैं और आप इतने ज्यादा गम में और आपको एक क्रेविंग हो रही है कि यार मेरा दिल चाह रहा है, तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। आपको कोई किसी को आपको जज नहीं करना चाहिए। डू इंडल्ज योरसेल्फ। अगर आप फील कर रहे हैं तो अपने आप को करें इंडल्ज। अपने डेली बेसिक्स को फॉलो करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं। 1-2 दिन की बात अलग है कि आपका दिल नहीं चाह रहा, आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत से काम है ये, लेकिन जैसे टाइम गुजर रहा है उसके बाद अपने बेसिक्स को फॉलो करना शुरू करें। वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं, नींद ले, लोगों से मिले जुले, जो आपके करीबी लोग हैं उन लोगों से नहीं जिनकी मैंने मिसाल पहले दी, उनसे ना मिले। अपने अच्छे लोगों से मिले, जो आपके सपोर्ट हैं उनसे मिलें।
उनसे बात करें, उनको टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, बहन भाइयों को टाइम दें, और वहां जब बैठे, जब बात करें तो जो गुजर चुका है उसके बारे में अच्छी बातों को शेयर करें, उसको अच्छे नामों से याद करें, तो उससे जो है वो आदमी को और फायदा मिलता है। कनेक्टेड रहें उन फैमिली मेंबर्स के साथ जो थोड़े दूर हैं, जो आ नहीं सके, उनसे कनेक्टेड रहें, उनको ना भूल जाएं, उनकी तीमारदारी करते रहें, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं आपको, तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। अब आखिर में एज ए मुस्लिम में ये 3, 4, 5 पॉइंट ऐड कर दूं जो हमारे लिए जो ज्यादा फायदेमंद होते हैं और सूदमंद होते हैं, कि एज ए मुस्लिम जो मैंने 1-2 लोगों से बात भी की, पूछा, तो उन्होंने जो मुझे ये 4-5 पॉइंट बताए, उनमें पहला ये कि कुरान शरीफ की तिलावत करें, अगर मतलब से पढ़ सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। और एक साहब ने तो मुझे ये कहा कि लोगों को चाहिए कि उन पैसेजेस को पढ़ें जहां पे के मोमिनों के बारे में बताया गया है कि वो ग्रीफ से डील कैसे करते हैं, तो वो एक तकवीयत देती है इंसान को कि मैं भी ये चीज फॉलो कर सकता हूं, मैं भी इस तरह से अच्छा फील कर सकता हूं कि ये मोमिनों की ये तारीफ की है अल्लाह ताला ने कि जो इस तरह के हादसा से गुजरते हैं वो किस तरह इनसे डील करते हैं। तो अगर लेकिन खाली कुरान पढ़ें, वो उससे भी बहुत तकवीयत महसूस होती है। दूसरी चीज, ग्रीफ का मसला ये है कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज दफा लोग जरा सख्त हो जाते हैं कि बस 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब बस सब खत्म करो। जैसे मिडिल ईस्ट में है कि वो 3 दिन का अपना करते हैं और 3 दिन के बाद लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। तो ये सख्ती ना करें, गिल्टी फील ना करें कि अगर सोयम के बाद भी जो है वो आपको इतनी तकलीफ हो रही है और आप शदीद मिस कर रहे हैं अपने लव्ड वन को, इट्स ओके। इससे आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे आप अल्लाह ताला की नाराजगी मोल नहीं ले रहे। मेरे पास आए हैं 1-2 लोग जिन्होंने कहा कि हमें तो ये होने लग गया है कि अल्लाह ताला को हमने नाराज कर दिया है, क्योंकि हमें 2 महीना हो गया है, हम तो इससे निकल नहीं पाए। मैंने कहा नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, ये इस तरह सोच रहे हैं, तो इससे शायद नाराजगी मोल ले लें, वरना वैसे अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं है। आपका जहन है, आपको ये सोचें आ रही हैं, आने दीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, दुआएं मांगिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन अगर आप गम फील कर रहे हैं तो करते रहिए, इससे आपका ईमान खराब नहीं हो रहा है। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ, कि मुझे कितना ग्रीफ अलाउड है इस्लामी नुक्ता नजर से। तीसरी चीज, दुआ कीजिए एज मच एज पॉसिबल, नॉट ओनली फॉर द वन हु हैज डिपार्टेड, बट फॉर योरसेल्फ, बट फॉर द लव्ड वंस जो आपके साथ हैं, कि अल्लाह ताला सब्र दे, इस्तिकामत दे। तो दुआ, कसरत से दुआ कीजिए, ये इससे बहुत लोगों को फायदा होता है। नंबर 4, लोगों, अगर आपका गम इतना शदीद है और आपके ऊपर एकदम से गलबा तारी हो गया है, तो नफिल नमाजें पढ़ें। नफिल नमाजों में सुकून मिलता है इंसान को, आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो नफिल नमाजें पढ़ें। अब उससे ये होता है कि इंसान वो एक लॉ लगाता है, तो वो एक इंसान को सुकून मिलना शुरू होता है। एंड द लास्ट थिंग इज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत से लोगों के जहनों में आता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था 1999 में, और मैं जा नहीं सका था कनाडा से, आप यकीन करें कि मेरे जहन में ये 1-2 दफा ये ख्याल आया, मैंने अल्लाह ताला से शिकवा किया। सो अवॉइड ब्लेमिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये लोगों के जहन में ख्याल आता है मैं ही मिला हूं ये सारा होने के लिए, मेरे साथ ही ऐसा जुल्म करना था, पूरी दुनिया में मैं ही नजर आ रहा हूं। या आप यकीन करें ये लोगों के जहन में ये आते हैं ख्यालात, ये शैतान के वसवसे हैं, अल्लाह ताला से आपको दूर करना, आपको कंफ्यूज करना कि ये तुम अल्लाह ताला की जिसकी हर वक्त जो है वो इबादत करते हो, ये देखो ये किया है तुम्हारे साथ उसने, अभी भी करोगे क्या? तो उस वक्त जो है वो इंसान इस्तग़फ़ार करे, कसरत से इस्तग़फ़ार करे, दुआ मांगे। और जो मुझे किसी ने उस वक्त बताया था और मुझे वाकई उससे बहुत फायदा हुआ, कि उस वक्त इंसान को अल्लाह ताला का और शुक्र अदा करना चाहिए फॉर द बाउंटीज ही हैज बेस्टोड ऑन अस एंड आवर लव्ड वंस।
ना कि जो ये गम मिला है हमको उसके ऊपर शिकवा हम करें। तो अल्लाह की नेमतों का उस वक्त ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करे इंसान, और अब इन शैतानी वसवसों को अपने जहन से निकाले। और मुझे बहुत फायदा हुआ जब मैंने ये चीज अडॉप्ट की। इट रियली हेल्प मी अलॉट। मैं यानी बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ कि ये मेरे जहन में एक दो दफा ये ख्याल आया कि चूंकि मैं अपनी वालदा से बहुत करीब था और मैं जा भी नहीं सका उनके फ्यूनरल में, तो वो एक ऐसा गम, उसकी एक शिद्दत में मुझे ये ख्याल मेरे जहन में एकदम से आ गया। तो वहां पे किसी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम इस तरह करो, दिस विल हेल्प यू। तो I hope I was able to provide you guys some pointers. अब ये इतना बड़ा मौजू है कि इसमें तो 10 दिन लग जाएंगे, मैं बोलता ही रहूंगा और ये खत्म ना होने वाला मौजू है। मैंने जितना मैं इसको शॉर्ट करके जो है वो इसको एक कंसाइज कर सकता था वो किया है। अगर इसमें भी कोई सवालात अशकालात रह गए हों तो हम एक और सेशन कर लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप और ये है कि या फिर ये कि अगर दोबारा कनेक्ट करना है दोबारा कर लेंगे, या अगर 1-1.5 हफ्ते बाद कोई स्पेसिफिक सवालात जमा हो जाए और उनके ऊपर कोई एक डिस्कशन करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। एनी क्वेश्चन? मैं आई गिव इट बैक टू यू मलाद भाई। आई होप आई वाज एबल टू कवर थिंग्स। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सलमान भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और मतलब लोग दूर दूर जाते हैं इस तरह की एडवाइस लेने के लिए और आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। तो जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। इंशाल्लाह अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जस्ट रेज योर क्वेश्चन हैंड। है या कुछ ऐड करना चाहें? कमेंट है? कमेंट है या क्वेश्चन? All right, so looks like no question and alhamdulillah call did not drop. तो मेरा 40 मिनट्स वाला टाइमर था वो सही नहीं था। बस एक कमेंट ये था सलमान भाई, आपने माशाल्लाह जो सोशल इल्स हैं हमारी सोसाइटी की उसको जिस तरह से कनेक्ट किया बैक टू द साइकोलॉजी इज वेरी अमेजिंग। और जिस तरह आपने प्रैक्टिकल एडवाइसेस दी, वो डूज एंड डोंट्स जो थे, आई मीन दैट्स काइंड ऑफ लाइक हाइलाइट्स ऑफ द सेशन। So inshallah ta'ala, if you guys have any feedback, please do let me know, and we will see if we can schedule some more sessions inshallah. The idea is that Salman bhai and some other brothers, we are looking for having like a regular sessions for this sort of things, to connect the community as much as possible. नहीं, इस कमेंट यही है मेरा, बल्कि तारीफ कर रहा हूँ इस सेशन की। मैं आप इसका इनेकाद किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और सलमान साहब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लहजे में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं। बस दुआ यह है कि इस वक्त अल्लाह में इन सब बातों पे अमल करने की और इन चीज़ों को अपनाने की तौफीक दे। जी आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने अपनी पूरी छोटी सी कोशिश की है। नहीं, बहुत बहुत आपकी अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आइंदा मेरे ख्याल से ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए ताकि कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ जब आप लोगों को सेशन, कोई भी टॉपिक है, कुछ है, आप मलाद भाई को बता दें, मैं हाजिर हूँ, मुझे ये बता देंगे, मैं हाजिर हूँ। मल्ला साहब का भी शुक्रिया जो मुझे लिंक भेजे। जज़ाकल्लाह आपने ज्वाइन किया हमारे, माशाल्लाह काफ़ी बुजुर्ग जो हैं वो इस कॉल पर हैं। मरगूब साहब भी थे, अभी उठ के गए। डॉक्टर सार अहमद के जो चजाद भाई हैं, उन्होंने भी न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया था। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं। Thank you very much. Let's finish up inshallah with Surah Asr. Let's recite everyone Surah Asr inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग आगे भी बढ़ा दीजिएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बस जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया मलाद भाई, मुझे आप उनसे कनेक्ट कर दीजिएगा अपने भांजे जी, के, मैं कर दूं जी, भतीजे के साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं फोन रखता हूँ। शुक्रिया।